हेलो एवरीवन, दिस इज साद फारूक जियाई और आज हम लोग स्लेट के बायोलॉजी पॉडकास्ट के अंदर बैठे हुए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अमन आबिद और मेरे साथ हैं शाहजेब। मेरे साथ ये दोनों बड़े मेरे प्यारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और दे आर माय स्टूडेंट्स ऑफ एएस बायोलॉजी। और हमने ये सोचा कि क्या सोचा हमने, शाहजेब बताएं ना जरा, हमारे पॉडकास्ट क्यों करें हम ये। इट्स अबाउट लर्निंग के बच्चों की लर्निंग अच्छी होगी और एक बायोलॉजी का एक बिगर पर्सपेक्टिव आएगा दुनिया के सामने कि हम एक बायोलॉजी को एक नए लेवल पे लेके जाएं कि जी जहां सोच रहे हैं इस वक्त और इंटरनेशनली भी आज तक इस तरह की कोई चीज नहीं हुई। सो वी थॉट ऑफ कि चलो इस चीज को एक नया इनिशिएटिव है, स्टार्ट करते हैं और एक बायोलॉजी को एक नेक्स्ट लेवल। यानी इसमें हम करेंगे ये कि हम इसके अंदर वी आर गोइंग टू आस्क वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड द अदर वन इज गोइंग टू आंसर एंड आई एम हियर टू मॉडरेट अबाउट दोस क्वेश्चंस। ठीक है, मैं देखूंगा आप बीच में ये कोई हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहे। तो अमन इज हियर विद इम्यूनिटी क्वेश्चंस, जो हमारा 11th चैप्टर है इम्यूनिटी का। अमन कितने क्वेश्चंस तुमने निकाले? क्वेश्चन तो बहुत है, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस लेके आ गया अमन। और हमारा मकसद ये है कि जो बच्चा भी इस पॉडकास्ट को देखेगा उसकी पूरी की पूरी ए लेवल का जो इम्यूनिटी का चैप्टर है वो ही इज गोइंग टू रिवाइज, ही और शी इज गोइंग टू रिवाइज। सो बॉयज, तैयारी शायरी ओके? खाना शाना खा लिया है, तैयारी शायरी कर लिया है, तो सारा काम कर लिया है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जी अमन, पहली बॉल फेंके जरा। पहले तो बड़े सिंपल से सवाल है, इनके सही देना। अच्छा, सबसे पहले डिफाइन द टर्म इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि दो चीजें इसमें आ सकती हैं। बॉडी की या तो एबिलिटी टू फाइट ऑफ ए पैथोजन, या फिर अगर एक पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा है तो उसे रेजिस्ट करना। अगर आ गया है तो फाइट करना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इम्यूनिटी बिकॉज की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आपको मिलती। सो इट्स आई कैन से इट इन टू वर्ड्स के टू डेफिनेशंस के इट्स ए बॉडी एबिलिटी टू फाइट ऑफ ए पैथोजन or it's a body's ability to resist a pathogen. Very nice, very nice. जी। अच्छा, second question, what is a pathogen? हाँ, पैथोजन होता क्या? So pathogen is any foreign organism, microorganism that can cause harm to the organism जिसके अंदर वो जाएगा, to the host organism. जिसमें वो जा रहा है वो होस्ट है, वो host और जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है that is a pathogen. Yes. What is an antigen? Antigen क्या होता है भाई? So antigen is basically a glycoprotein जो कि pathogens के ऊपर अटैच होती है. So अच्छा, एंटीजन जो है ना, एंटीजन वो बेसिकली हर एक सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है इनके 3-4 काम है और इनमें एक काम ये है कि इन्होंने आइडेंटिफिकेशन का काम करना होता है। तो हमारे सेल्स पे भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, यानी हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, मन तुम अगला सवाल देखी जा रहे हो, हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं उनके ऊपर भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। वी ऑल्सो हैव एंटीजेंस, बट यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फॉरेन एंटीजेंस कौन से हैं और सेल्फ एंटीजेंस कौन से। सो हमारी बॉडी के सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं जो तो अपने बॉडी के सेल्स हैं उनके एंटीजन अपने होते हैं, तो उसके खिलाफ कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और अगर वो देखे भाले ना हो तो वो उनको फिर फॉरेन कंसिडर करके कहते हैं कि ये पैथोजन, राइट? जी। अच्छा भाई, एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी बेसिकली एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है इसका, और एक ये भी ग्लाइकोप्रोटीन इसके ऊपर। हाँ, ग्लाइको होती है, लेकिन ये इसको इम्यूनोग्लोबिन कहेंगे हम। ये जरा थोड़ा बड़ा प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। डिफाइन इनेट इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी बेसिकली एक बहुत ही इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बाय योर इम्यून सेल्स। सो इसके हम कह सकते हैं, और एक बड़ा नॉन स्पेसिफिक होता है इम्यून रिस्पॉन्स। इनेट इम्यूनिटी के अंदर ना जो आपकी बॉडी का जो बायोलॉजिकल बैरियर्स हैं वो भी आ जाते हैं। तुम बताओ कौन कौन से बायोलॉजिकल बैरियर्स हमारी बॉडी में जो कि पैथोजन को अंदर आने ही नहीं देते? Biological, physical barriers. हाँ, Physical barriers can range from our nose hairs to our skin and to the mucus that is present in our, what do you call this? क्या कहते हैं? ट्रेकिया। नहीं, एक्चुअली दो तरह की चीजें ना, एक तो फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, दूसरे केमिकल बैरियर्स। तो फिजिकल में तो स्किन आ गई, ये सब चीजें आ गई। केमिकल बैरियर्स में क्या क्या आता है जरा बताओ? केमिकल बैरियर्स में आपके पास आई थिंक म्यूकस होता है जहां जहां हमारी बॉडी में ओपनिंग है, और स्टमक एसिड्स होते हैं। स्टमक जहां जहां बॉडी की ओपनिंग है वहां कुछ ना कुछ केमिकल होगा। आंखों में क्या है? आंखों में सपने।
सबसे आंखों में टीयर्स हैं, आंसू। यस, ठीक है, और आंसू कैसे, बताओ कैसे बैक्टीरिया को वो आई थिंक ऑस्मोसिस करते हैं बैक्टीरिया, जब भी आई गेस आता है तो वो उसके सेल्स के अंदर वाटर बहुत आंसुओं का टेस्ट क्या होता है भला? सॉल्टी होता है, सॉल्टी होता है ना, तो Yes. हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक होता है, अगर बैक्टीरिया उसमें आता है तो बैक्टीरिया अपना वाटर लूज वाटर लूज कर देता है, अच्छा, एग्जैक्टली। उसके बाद तुमने अभी बताया कि HCl होता है। यस, तो हम जो कोई चीज खा रहे हैं तो HCl हाइड्रोलिसिस Yes. कर देता है। Hydrolysis. फिर कानों में ईयर वैक्स है, Earwax है। नाक में म्यूकस है, और जेनिटेलिया आपका यूरिथ्रा, आपका एनस, वहां पर म्यूकस है। तो अगर बैक्टीरिया वहां से जाने लगता है तो वहां चिपक जाता है, और जब आप अगला आउटफ्लो करते हो, यूरिनेट करते हो अगली मर्तबा, तो वहां से निकल जाता है बाहर, राइट? All right, next question. Define adaptive immunity. अडेप्टिव इम्यूनिटी बेसिकली एक स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और यूजली थोड़ा सा सीक्रेट खोल रहा हूँ आगे, बी लिम्फोसाइट्स बेसिकली ये करते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसमें होता है ये आपका इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर डिजीज को अडेप्ट कर लेता है, और फिर अगर वो डिजीज आपको दोबारा होगी तो वो उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स फौरन आपको शो करेगा आपकी बॉडी, तो आपको वो डिजीज नहीं हो पाएगी। अच्छा, जो T cells होते हैं उनका क्या काम होता है? नहीं, पहले तो वो पूछो ना, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को क्वेश्चन पूछो ना, कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या है। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बेसिकली फेगोसाइट्स उसमें आते हैं, और फेगोसाइटोसिस होती है, तो इट्स अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जो फेगोसाइट्स होते हैं, और इनकी जो फॉर्मेशन होती है ये बोन मैरो के अंदर होती है, और जब स्टेम सेल्स आगे डिवाइड होते हैं बाय माइटोसिस, तो वो दो टाइप के फेगोसाइट्स बनाते हैं, एक होते हैं मोनोसाइट्स और एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो नॉन स्पेसिफिक में ये होता है कि कोई किस्म का तो बेसिकली जो मैक्रोफेज होता है, जो कि बाद में जो मोनोसाइट बेसिकली जब वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर जाता है तो वो मैक्रोफेज बन जाता है। तो इसके ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, तो वो ये होती है कि बेसिकली जब भी वो आपके ब्लड के अंदर मूव कर रहा है, जैसा कोई न्यूट्रोफिल है वो ब्लड के अंदर मूव करता है, जो मैक्रोफेज होता है वो टिश्यू फ्लूइड के अंदर अपनी स्पेस के अंदर एग्जिस्ट कर लेता है। तो उसमें ये होता है कि जब भी कोई न्यूट्रोफिल है, उसका कोई फेगोसाइट है, कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका एंटीजन बेसिकली जो प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, वो उससे मैच नहीं करता उस न्यूट्रोफिल के ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, तो वो इसे ऐसा कहता है कि ये नॉन सेल्फ है और वो उसे खत्म कर देगा। अगर कोई रेड ब्लड सेल है और वो किसी डोनर से लिया है, लेट्स से उसकी बॉडी में डाला है, जिसका ग्लाइकोप्रोटीन भी डिफरेंट होगा, तो अगर वो भी उसके साथ अटैच होगा, वो ये नहीं देखेगा इट्स आइदर कॉजिंग हार्म टू मी और नॉट, वो ये नहीं देखेगा, वो कहेगा इट्स अ नॉन सेल्फ बिकॉज उसका ग्लाइकोप्रोटीन डिफरेंट है मेरे से, एंड इट विल किल इट। वाह, बिल तुमने आज 9-10 सवालों का जवाब तो सही बड़ी दे लंबी दिया। कहानी सुना दी। हाँ जी, वेरी नाइस, वेरी Oh. नाइस। ये BT cells को मिस करूं फिलहाल। हाँ, देख लो अरे। तुम्हारी मर्जी। What is the purpose of vaccination? वैक्सीनेशन का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपकी बॉडी में किसी भी पर्टिकुलर डिजीज जिसके रिलेटेड आपको वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके अगेंस्ट आपको एक इम्यून सिस्टम पहले से आपका बॉडी में क्रिएट कर दिया जाता है, सो दैट अगर वो पर्टिकुलर, जैसे मैं कहता हूँ कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है, तो आपको कोरोना वैक्सीन जब लगेगी तो आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट पहले से एंटीबॉडीज बन जाएंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि जब आपका कोविड होता भी आपको, तो आपकी बॉडी में पहले से इम्यून रिस्पॉन्स रेडी होगा उसको फाइट ऑफ करने के लिए। नो, यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर गए हैं हम लोग। असल में ये होता है कि आपने जो सीक्वेंस में आपने सवाल नहीं बनाए हुए, आपने लाइकी की है। होता ये है कि जो आपके बी लिम्फोसाइट्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स चौधरी अमन आबिद साहब, वो ये करते हैं कि वो जब अटैच होते हैं तो मेमोरी सेल्स बना लेते हैं। जो एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी की लाइफ तो बड़ी थोड़ी होती है हमारी बॉडी में। जो मेमोरी सेल्स है अमन साहब, वो क्या करते हैं कि वो रहते हैं बॉडी बॉडी का। जब पहली बार आए तो प्लाज्मा सेल से वो करवाते हैं सेकंड प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसमें एंटीबॉडीज बनती हैं कम। जब मेमोरी सेल्स होते हैं ना जी, जब दोबारा आ जाता है वही वाला पैथोजन, तो फिर इतने ज्यादा प्लाज्मा सेल्स बनते हैं और इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनती है कि आप बीमार नहीं होते। देन यू आर सेट टू बी इम्यूनाइज्ड। ये वर्ड होता है कि इम्यूनाइजेशन क्या है। देन यू आर सेट टू बी इम्यून। एक और सवाल तुम्हारा जो है वो एड्रेस हो गया। देन यू आर सेट टू बी इम्यूनाइज्ड। तो ये चक्कर होता है। ये नहीं होता कि ठीक है अगर एंटीबॉडीज होंगी तो काम तो वो करेंगी, लेकिन ऑन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये चीज हो रही होती है। जी, अगला सवाल क्या है? चलो, अब सर ने बता ही दिया, तुम भी एक दफा बता दो, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन होती है यही कि आपकी बॉडी इम्यूनाइज होती है किसी भी
पैथोजन किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, और वो वैक्सीन के थ्रू होती है कि जब आप वैक्सीन लगाते हो, जैसा सर ने भी बताया, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होंगे और वो मेमोरी सेल्स बेसिकली उस टाइम तो नहीं रिएक्ट करेंगे, वो एक फास्टर रिस्पॉन्स देंगे इन द फ्यूचर। तो लेकिन ये कि उस टाइम जो एंटीबॉडीज होंगी वो प्रोड्यूस होंगी, तो अगर डिजीज है तो वो उसके अगेंस्ट अटैक करेंगे, उसको खत्म कर दो तरह से होती है इम्यूनाइजेशन। Yes, yes. एक तो आप वैक्सीनेशन करा लें और दूसरी क्या है कि आप सच्ची मुच्ची बीमार हो जाए। मालूम। अगर बीमार हो गया बच के तभी आप इम्यूनाइज हो जाएंगे, फॉर लाइफ आपको वो बीमारी नहीं होगी। जी। What are macrophages? मैक्रोफेजेस जो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो एक फेगोसाइट्स होते हैं, और वो बोन मैरो में उनकी फॉर्मेशन होती है, और जो है दे आर सेटल्ड अराउंड दे आर सेटल्ड ऑन द टिश्यू स्पेस and vital organs. एंड वाइटल ऑर्गन्स। They don't move around in the body. दे usually. डोंट मूव अराउंड, They are made in the form of monocytes and then they travel दे ट्रैवल to a certain place. Mostly that is, कि उसके आसपास किसके आसपास vital organs के वाइटल आसपास। ऑर्गन्स। अभी वो वहीं पर अपना काम कर रहे होते हैं। जी। नहीं तो इसकी pronunciation macrophage है, macrophage है। जो भी कर लें लिखें सही वहां पर। How do macrophages affect pathogens? पैथोजेंस को किस तरह अफेक्ट करते हैं? Engulf कर लेते हैं। इंगल्फ कर लेते कहानी मुक्की। Engulf and destroy. हैं, इंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। Destroy कैसे करते हैं? डिस्ट्रॉय जब ये उनको उनकी फेगोसाइटोसिस होती है, एंडोसाइटोसिस होती है, तो सॉलिड यानी वो सेल के अंदर अंदर- endocytosis means they are entering inside the cell. इनसाइड द सेल, तो वो उनके जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक वेसिकल है बनाना, ट्यूब बना के उसको एक वेसिकल कंटेन, उसको वेसिकल उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आई गेस Phagosome. फैगोसोम। यस। और फिर वो लाइसोसोम्स होते हैं उसके अंदर, वो भी वेसिकल्स होते हैं, और वो ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो कि कंटेन कर रहे होते हैं। एक मिनट, क्या क्या होता है उनमें वेसिकल्स में बताओ? लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है? सर सवाल उससे पूछने हम उससे पूछ यार ये तो फिर तुमने तैयारी करके आनी थी ना, तुम्हें भी बताया। लाइसोसोम्स के अंदर होगा क्या बताओ? एंजाइम्स, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव। Digestive enzymes, हाँ। जो कि फिर उसके साथ फ्यूज टुगेदर होंगे और वो पैथोजन को किल करते हैं। चलो भाई अगला सवाल। What are some other uses of macrophages? मैक्रोफेज पास। यानी तुमने पहले ही सोचा था कि ये मैक्रोफेज के ऊपर एक बात बताएगा, तो फिर मैं कहूंगा कि व्हाट आर सम ऑफ द अदर यूजेस ऑफ मैक्रोफेजेस। भाई वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के एंटीजन प्रेजेंट। यही जवाब है ना इसका। हाँ, वैसे उसने पहले सवाल में बता दिया। बता भी जाता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन करते हैं, अपने साथ लगा लेते हैं, फिर बी लिम्फोसाइट्स को अट्रैक्ट करते हैं कि आओ और इसके खिलाफ एंटीबॉडी हैं। गुड जी। अच्छा भाई, what are neutrophils? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइट्स होते हैं, और ये भी वही कर रहे होते हैं एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। बट ये दे कैन मूव अराउंड, दे कैन मूव अराउंड द थ्रू आउट द बॉडी, और Yes. ब्लड के अंदर वो मूव कर सकते हैं। जी। अच्छा, अब दोनों को डिस्क्राइब तो कर दिया। What are some key differences between these two? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। That's a very good question. तो इनके दरमियान जो की डिफरेंसेस होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो न्यूट्रोफिल्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं और मैक्रोफेजेस लॉन्ग लिव्ड होते हैं। दूसरा इनमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जैसे सर ने बताया कि मैक्रोफेज एंटीजन रिप्रेजेंटेशन करा देता है और न्यूट्रोफिल्स नहीं को कराते, कि जब न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब जो आपके मैक्रोफेजेस करते हैं तो वो एंटीजन रिप्रेजेंटेशन कराते हैं। इसका होता है, और इसका उनकी जो एरिया जहां वो लोकेट करते हैं वो भी डिफरेंट होता Good. हो गया। अच्छा, what is meant by recognition of phagocytes? है। रिकग्निशन ऑफ Phagocytes. तो यार यही पहचानना आगे भाई ये क्या है, ये कौन सा है, इसको Simple मैंने है, self-explanatory है। इसके खिलाफ मैंने रिस्पांस देना है कि नहीं देना, वही अभी बात कर चुके हैं। ओके। अच्छा, what describe the adhesion mechanism of तो phagocytes? यार भाईजान माफ कर दो, अगर अगले सवाल पे चले जाओ। वो बताया तो है हमने एडिशन मैकेनिज्म, सर? वो ग्रूव बनाता है। तो वो दूसरे सवालों में बताई जा रहा है, ऐसे सारे सवाल कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, अगले सवाल पे चलो। छक्के आ रहे हैं, छक्के छक्के आ रहे हैं। अच्छा, what is respiratory burst? रेस्पिरेटरी बर्स्ट। क्या हुआ? तो उड़ गया? रेस्पिरेटरी बर्स्ट बेसिकली जो आपके मैक्रोफेजेस होते हैं वो कंटेन करते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन, आई थिंक वेसिकल्स होते हैं या रिएक्टिव Molecules ऑक्सीजन होते हैं। स्पीशीज होती हैं जो कि किल ऑफ कर देती हैं पैथोजन को, बर्स्ट कर, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, और अगर ज्यादा है तो हमारे सर बताएं। मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में।
आपके नोट्स में वो तो ठीक है, चले आगे चलते हैं। व्हाट इज एंटीजन प्रेजेंटेशन एंटीजन प्रेजेंटेशन पहले बता दी बात बता होगी बात, आगे चलते Okay. व्हाई आर साइटोकाइंस रिलीज्ड Cytokines पहले तो पूछो व्हाट आर साइटोकाइन्स। व्हाट आर साइटोकाइंस cytokines are basically chemicals जो कि अट्रैक्ट करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। दे आर केमिकल सिग्नल्स केमिकल सिग्नल्स जो कि कीमोटैक्सिस कराते हैं, Chemotaxis कराते हैं। केमिकल अट्रैक्शन की मूवमेंट करवा देते हैं। दे आर बेसिकली लाइक अ सिग्नल दे आर सिग्नल्स, यस। दे आर बेसिकली लाइक अ सिग्नल हिस्टामिन्स भी Histamines, हिस्टामिन्स भी इसी तरह है कि वो हमारे बॉडी सेल्स जो डैमेज होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज अ हेल्थ सिग्नल, जिसकी वजह से फिर बी लिम्फोसाइट्स वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। तो हिस्टामिन्स बेसिकली डायरेक्टली कौन प्रोड्यूस करता है? सेल्स, बॉडी सेल्स बॉडी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, और जो मतलब और वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? Phagocytes. Phagocytes को। अच्छा भाई, ब्रीफली टेल अस अबाउट द रोल ऑफ बी सेल्स इन तुम ये इम्यूनोलॉजी। चैट जीपीटी से तो नहीं बनवाया सर क्वेश्चन? चैट जीपीटी से कैसे बनवाते ये हैं? तो कह रहे ब्रीफली टेल अस अबाउट दिस। सर वो मैंने जरा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस। ब्रीफली टेल अस अबाउट द रोल ऑफ बी सेल्स इन immunological reactions. अच्छा, immunological Immunological. इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। Immunological reactions. अच्छा, B cells basically करते ये हैं कि कोई भी जब एंटीजन आता है तो उनके साथ सबसे पहले तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये बताता हूँ, मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस और प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं विच इन फर्दर आगे वो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो बेसिकली इनका मेन काम तो एंटीबॉडीज पे, और इनके स्ट्रक्चर के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती है जो बहुत स्पेसिफिक होती है, उनका शेप बहुत स्पेसिफिक होता है। अच्छा, दूसरा ये कि जेनेटिकली सारे आइडेंटिकल होते हैं लेकिन जो इनके ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो और specific हमारी बॉडी कई ऐसे बी लिम्फोसाइट्स भी बनाती है जिनके ऊपर हमारी बॉडी के अपने सेल्स के खिलाफ ही एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं, लेकिन उनकी स्क्रूटनी होती है और उनको किल कर दिया जाता Kill है। कर दिया लेकिन अगर स्क्रूटनी ना हो पाए और वो किल ना हो पाए तो वो ऑटो इम्यून डिजीज करा देते हैं, जो कि अब सिलेबस से तो निकल गई है, निकल गई है। जैसे मिस्थीनिया ग्रेविस, Myasthenia जैसा कि gravis, डायबिटीज, diabetes, जैसा कि आर्थराइटिस, ठीक है, वो सिलेबस से तो निकल गई है, लेकिन वैसे हाँ, sclerosis, तो वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर वो जो माइलिन शीथ है उसको जाकर टारगेट कर देता है। जी। अच्छा, ये टी सेल्स होते हैं, ये किस नस्ल के सेल्स होते हैं? T cells, जर्मन शेफर्ड। जरा सवाल अमल का चेक करो, जो टी सेल्स होते हैं किस नस्ल वो के? किस नस्ल के सेल्स होते हैं? cell के होते हैं। I think अब जरा आप ही बताएं इसके बारे में। They are type of white blood cells होते हैं ना, सिंपल है। सुभान अल्लाह। जी, इसका आंसर था कि दे आर टाइप ऑफ व्हाइट White blood cells. Where are T cells produced? बनते कहाँ हैं? They are produced in bone marrow और जहाँ mature होते हैं वो thymus होता है, Yes. which is behind the sternum. या शाबाश, गुड। और स्टर्नम कहाँ होती है ये भी बता दो। Sternum is basically a bone between the chest और ribs के दरमियान। यस, Middle- सेंटर में। हाँ, middle. और अल्लाह माफ करे अगर किसी की ओपन हार्ट सर्जरी स्टर्नम काटनी पड़ती है। Why are T cells needed by the body? T cells इसमें T cells basically दो टाइप्स के होते हैं और इनमें होता है T helper cells और एक होते हैं T killer cells। तो जो T helper cells होते हैं उनका काम होता है साइटोकाइंस प्रोड्यूस करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दूसरे होते हैं T cells विच आर किलर T cells, उनका काम होता है कि अपनी बॉडी के जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या जो कैंसर सेल्स होते हैं वो उसको डिमोलिश कर देते हैं। तो T cells में जो हेल्पर T cells होते हैं वो जब साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं तो वो हर सेल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हर व्हाइट ब्लड सेल को अट्रैक्ट कर और सकते हैं। स्पेसिफिकली किसको करते हैं? स्पेसिफिकली B cells. B cells क्योंकि बी सेल्स में आके एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज बनाने। अच्छा, वैसे T cells को ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि they help in the adaptive response by the immune system? कह सकते हैं। ओवरऑल ये बनेगा। How do helper T cells recognize antigens? हेल्पर T cells Recognize antigens. जो बेसिकली सेल्स के ऊपर लगे होते हैं एंटीजेंस, तो उनको थ्रू क्लोनल सिलेक्शन होती है वो उनके ऊपर भी एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, And टी सेल्स के ऊपर भी, यस जैसे बी सेल्स के ऊपर होती हैं। और जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेटिंग हो जाती है उसके साथ, हाँ। तो वो पता चल जाता है कि what is the role of killer T cells? व्हाट इज द kill. रूट ऑफ किलर सेल्स? किल करते हैं और डायरेक्टली किसको करते हैं? कभी किल करते हैं। हाँ जी, हमेशा इन्फेक्टेड सेल्स को या कैंसर सेल्स को किल करते हैं। यस। What type of shape do antibodies have?
What type of shape do antibodies have? Y shape होती है. बहुत इनकी वेरिएंट आपने नहीं पढ़ा, लेकिन एंटीबॉडीज की बहुत सारी टाइप्स होती जो A levels में Sir, हमें पढ़ाया जो जाएगा. आपको नोट्स में मिला है वो हाँ हैं। Y shape. लेकिन जो हमने पढ़ी है वो बिल्कुल सिंपल वाई शेप Y shape होती है. अच्छा, describe the structure of antibodies. तो थोड़ा हम्म, गहराइयों में जाना है. तो गहराइयों में जा गहराइयों में जाते हैं. अच्छा, बेसिकली जो एंटीबॉडी होती है कंसिस्ट ऑफ 2 heavy chains और 2 light chains, और इनके दरमियान जो heavy chains और light chains होती हैं इन एन एंटीबॉडी, इनके दरमियान डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इनके ऊपर शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ग्लाइकोप्रोटीन्स. और दूसरा ये होता है कि इनके अंदर जो जहाँ लाइट चेन्स और हैवी चेन्स बेसिक एंड हो रही होती है वहाँ वेरिएबल रियंस होते हैं जो कि चेंज करते हैं अपने आप को, मतलब चेंज करते हैं अपनी शेप को, और वो इस तरह नहीं करते, वो इनकी अकरेंस में चेंज पाए जाते हैं. पाए जाते हैं. अब व्हेन वी से ना कि वो चेंज करते हैं तो इसका मतलब है कि दे आर चेंजिंग देमसेल्फ, चेंजिंग दैट दे आर फाउंड इन मल्टीपल वेरिएंट. मल्टीपल वेरिएंट्स. और जो इनका कांस्टेंट ये होता है वो 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन्स है, वो चेंज नहीं होती, और इनके दरमियान एक हिंज रीजन होता है व्हिच हेल्प्स देम एंड व्हिच एक्चुअली गिव्स देम अ फ्लेक्सिबिलिटी. अच्छा, एक मेरा आप दोनों से सवाल है, इनके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड ही क्यों है? ये क्यों है? बिकॉज बॉडी में हीट टेम्परेचर होता है तो ये टूटना, जब इनका काम होता है तो तब बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ होता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड इज अ हार्ड बॉन्ड, होता नहीं है गुड वन. यस. अच्छा, how do antibodies stop virus and bacterial toxins? रोकते कैसे हम तो? रोकते इस तरह है कि किनको कैन यू जस्ट देयर आर 6 ways. 6 ways हैं. एक तो ये करते हैं कि वायरस अगर कोई एंटर हो गया बॉडी के अंदर तो ये उसके साथ अटैच हो जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वो वायरस सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को मजीद एंड देन फैगोसाइट्स कम एंड ईट देम. फैगोसाइट्स. अब जिन बैक्टीरिया के पास फ्लैगेला होता है they may to move too fast, तो like phagocytes को कैच कर रहे होते हैं और वो कहते हैं नो हम नहीं हाथ में आएंगे, तो ये एंटीबॉडीज उनके फ्लैगेला के साथ अटैच कर जाती हैं जिसकी वजह से उनको रोक देती हैं, फेगोसाइट्स आराम से खा सकते हैं. और उसके अलावा होता है हमारे पास अगर कुछ जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, स्क्रीन पे इमेजेस भी पॉप अप हो रहे होंगे हमारे स्टूडेंट्स के लिए, जब आप ये बता रहे हैं ना तो स्क्रीन पे इमेजेस भी आ रहे हैं. दैट्स गुड. और कुछ पैथोजेंस होते हैं वो केमिकल्स रिलीज करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स. वो टॉक्सिक केमिकल्स हमारे सेल्स को हार्म करते हैं, तो वो एंटीबॉडीज आके उनके साथ अटैच होती हैं, उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाय द एंटीबॉडी. अब 2 बातें हैं यहाँ, एक तो टॉक्सिन को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं और छोड़ देते हैं, एक टॉक्सिन के साथ अटैच रहते हैं. ये 2 तरीके. जैसे जब वो टॉक्सिन के साथ अटैच रहते हैं तो उसका कांटेक्ट भी बॉडी सेल्स के साथ नहीं हो सकता, और अगर वो उसको ब्रेक कर दें फिर वो हट जाते हैं, फिर वो हट जाते हैं. और एक और तरीका होता है, उसमें ये करते हैं कि अक्सर फेगोसाइट्स लाइक इनएक्टिव होते हैं, जो तो होता ये कि एंटीबॉडीज आती हैं इवन दो पैथोजेंस उनके पास से गुजर रहे हैं, बट फेगोसाइट्स आर लाइक स्टिल इनएक्टिव, वो खा नहीं रहे होते और कुछ नहीं कर रहे होते, राइट. तो एंटीबॉडीज आती हैं और वो अटैच करती हैं टू द एंटीजेंस ऑफ द पैथोजन. तो जब एंटीबॉडीज अटैच करती हैं उसके साथ, और हमारे जो फेगोसाइट्स होते हैं या न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनके ऊपर भी रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, तो उसके साथ वो अपनी हैवी चेन्स को अटैच कर लेती हैं. जब वो हैवी चेन्स को अटैच कर लेती हैं तो उसके बाद वो एक्टिवेट कर देती हैं बेसिकली फेगोसाइट्स को कि आप एक्टिवेट हो जाओ, बहुत सारे पैथोजेंस आए हैं उनको खाओ, खत्म करो. तो इसे हम अपसोनाइजेशन कहते हैं इस प्रोसेस को. अच्छा जी, अगले कुछ एप्रिशिएट भी कर दिया कर यार, गुड जॉब. अच्छा, अगले कुछ वैसे सवाल हलवा से हैं थोड़ा, मैंने अच्छा तरस खाया है. दस कर. व्हाट इज एक्टिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी इज बेसिकली एक इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी को एक सेल्फ वर्क करना पड़ता है टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द पैथोजन. तो एक्टिव इम्यूनिटी में ये बताओ ना कि आवर बॉडी प्रोड्यूसेस मेमोरी सेल्स एंड which are even there in the body after that infection और दोबारा होती नहीं है. अब 2 टाइप्स हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, एक नेचुरल एक्टिव, एक आर्टिफिशियल एक्टिव. नेचुरल वो आप सच्ची मुच्ची बीमार हो, आप सच्ची मुच्ची इम्यून हो, और आर्टिफिशियल में वैक्सीनेशन की आप इम्यून हो. लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है एक्टिव इम्यूनिटी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी. बट इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो जरा स्लो होता है डेफिनेटली. और लॉन्ग होता है. जी. So can we say कि active immunity is an immunity which is developed by the body itself, self-initiated immunity by the body? Yes, Body has to do the definitely. Yes.
अच्छा जी, हाउ डू वैक्सीन स्टिमुलेट एक्टिव इम्यूनिटी? वैक्सीन स्टिमुलेट एक्टिव तो इम्यूनिटी। वैक्सीन के अंदर बेसिकली होता है या तो वीकेंड पैथोजेंस या डेड होते हैं या फिर एंटीजेंस होती हैं खाली। जब उनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में तो वो जाके सिंपली अटैच होती है हमारे बी लिम्फोसाइट्स के साथ। जब वो बी लिम्फोसाइट्स से अटैच होती हैं तो फिर वही रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। बी लिम्फोसाइट्स डिवाइड होती है माइटोसिस के थ्रू, प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं बी सेल्स, और आगे को प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो इस तरह वो एक रिस्पॉन्स जनरेट। अच्छा, ये आपने मेमोरी सेल्स का जिक्र किया, मेमोरी सेल्स होते क्या हैं? मेमोरी सेल्स होते क्या हैं? दे आर बेसिकली बी lymphocytes बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। and T lymphocytes as well. या बोथ ऑफ देम दोनों के memory cells प्रोड्यूस बनते मेमोरी सेल्स। अच्छा, व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी? तो पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली होती है एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी को वर्क नहीं करना टू फाइट ऑफ अगेंस्ट द पैथोजन। इट इज बेसिकली डिफरेंट देन द एक्टिव इम्यूनिटी। जहाँ एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली हमारी बॉडी में जाती है वही एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है बाय अटैचिंग विद द बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इधर ये होता है कि बनी बनाई बनी बनाई एंटीबॉडीज Antibodies. हमारी बॉडी के अंदर एंटर Introduce. मतलब कि द बॉडी डज नॉट हैव टू वर्क इटसेल्फ। डज नॉट हैव टू and it's not a long term thing. लॉन्ग टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म होती है और Because your लेकिन फास्टर liver- रिस्पॉन्स Response your What liver was- breaks it down. ब्रेक्स इट। अच्छा, ये एक रास्ता बताओ जिससे पैसिव इम्यूनिटी नेचुरली आप वो कर सकते हो। एक रास्ता। एक सिर्फ एक का अच्छा बाद में दूसरा पूछो बाद में दूसरा पूछूंगा। ब्रेस्ट थ्रू ब्रेस्ट मिल्क जब Feeding. ब्रेस्ट फीडिंग यस। माँ से बच्चे को- होता है जब माँ अपने बच्चे को दूध माँ पिलाती है बच्चे को जो क्लोस्ट्रम होता है बेसिकली जब फर्स्ट फ्यू डेज जब बेबी बॉर्न होता है तो उस टाइम वो जो क्लोस्ट्रम, उस मिल्क को क्लोस्ट्रम कहते हैं। वो मिल्क में बेइंतहाशा इम्यूनोग्लोबिन्स यानी जो एंटीबॉडीज जो गाय की बोली होती है जिसको हम बोली पीते हैं ना, हाँ तो वो गाय का कोलेस्ट्रॉल होता है, Colostrum. इसीलिए पकाओ तो प्रोटीन की नेचर होके खीर बन जाती की वजह से। अच्छा, नेचुरली तो बता दिया, आर्टिफिशियली कैसे होती है? आर्टिफिशियल बहुत सिंपल होती है, आपको थ्रू ड्रिप दे दी जाती है, है बनी बनाई। बनी बनाई इंजेक्शन के थ्रू या ड्रिप। आप किसी और एनिमल की बॉडी में एंटीजन डालते हो, वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, Antibodies. आप वो वहां से निकाल के ड्रिप फॉर्म में रख देते हो। और अगर किसी को जैसे स्नेक काट जाता है, कोई टॉक्सिन उसकी बॉडी में चले जाता है, उसको ड्रिप लगा। अच्छा, ये तो ठीक है कि बॉडी डज नॉट हैव टू वर्क, काम नहीं करना पड़ता, लेकिन इसकी एक डाउन साइड भी है पैसिव इम्यूनिटी की। हाँ, पैसिव इम्यूनिटी की डाउनसाइड ये होती है कि इसमें मेमोरी सेल्स नहीं, ना टी लिम्फोसाइट्स के बनते हैं ना बी लिम्फोसाइट्स के बनते हैं, which is a very disadvantage in this passive immunity. फास्टर रिस्पॉन्स आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट अगर दोबारा वो पैथोजन अटैक करेगा तो उसके खिलाफ मेमोरी सेल्स नहीं होंगे जो कि फॉरन रिएक्शन कर सकते। फिर मतलब खुद काम करना ही पड़ेगा। You have to do that. What is meant by antigen concealment? एंटीजेनिक कंसीलमेंट इज समथिंग कि जब पैथोजन अपने आप को सेल के अंदर छुपा लेता है, लाइक दिस इज अपने एंटीजेंस को छुपा लेता है। What is meant by herd immunity? हर्ड इम्यूनिटी इज बेसिकली जब एक कम्युनिटी के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं दे आर इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ए पर्टिकुलर Disease डिजीज। or a particular bacteria. What is meant by antigenic shift? एंटीजेनिक शिफ्ट ये होती है कि जो एंटीजेंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, वो अपनी जीन में थोड़ा सा वेरिएशन मतलब ले आते हैं, म्यूटेशन ले आते हैं। यस, रैंडम म्यूटेशन ले आते हैं जिसकी वजह से वो अपने उसको चेंज कर लेते हैं एंटीजेंस। What is meant by antigenic drift? Antigenic drift is a slight change in the antigens. सो ओल्ड मेमोरी सेल्स काम करते हैं, बंदा फिर भी बीमार हो जाता है लेकिन जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन ये फ्लू सेल्स जिस तरह होते हैं, फ्लू आपको बार बार, फ्लू वायरस जो होता है सॉरी, वो आपको बार बार होता है क्योंकि उसके अंदर एंटीजेनिक शिफ्ट हो रहा होता है, वो बार बार अपने एंटीजेंस को चेंज करते हैं। इसके बाद ये कोविड का जो आया था, सॉरी ये कोविड का आया था, न्यू वेरिएंट आ गया, तो दैट वाज एंटीजेनिक वो ड्रिफ्टिंग। तो हर हफ्ते आ रहा होता था वैसे। अच्छा, which antibodies are produced by the hybridoma method? हाइब्रिड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। हाइब्रिडोमा है क्या? जानवी जैसे हाइब्रिडोमा है क्या? What is hybridoma? मैं चलिए आपका आप भी बता दें, कुछ आप भी बताइए वो हाइब्रिडोमा। सारे सवाल उसके हैं। चला बताएं फिर आप। हाइब्रिडोमा बेसिकली सेल्स होते हैं जो कि इमॉर्टल सेल्स होते हैं बेसिकली। अगर आपको प्रोसेस में बता दूं पूरा। बताएं। अच्छा, होता ये कि कोई भी रैट या कोई माउस है उसके अंदर हम बेसिकली एक पैथोजन
इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर मेमोरी बी सेल्स बनते हैं और प्लाज्मा सेल्स बनते हैं। तो उन प्लाज्मा सेल्स को हम उसके स्प्लीन से या लिम्फ से टेक आउट करते हैं। उसके बाद फिर हम उसको आई थिंक माइलोमा सेल्स होते हैं, कौन से, माइलोमा बन जाता है ना। हाँ, उसको हम कैंसर सेल्स बेसिकली उसके साथ फ्यूजन करते हैं और हमारे पास वो एक इमॉर्टल हाइब्रिडोमा सेल्स बन जाते हैं। हाइब्रिड बन जाता है कैंसर का और प्लाज्मा सेल्स का। कैंसर और तो प्लाज्मा, वो उसको डाइट मिलती रहती है और वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज बनाता रहता है। जी। The production of antibodies is a form of which type of immunity? The production of Antibodies is a form of which type of immunity? which type of immunity? मैं बताऊं, बताएं सर। ह्यूमोरल इम्यूनिटी। Immune. ये you wanted to listen that word humoral, है ना? Humoral. Good. Besides breastfeeding, like you mentioned earlier, what is one other source of acquiring passive immunity? Yes, ये इसने बचा के रखा हुआ था वो वाला सवाल। Simply होता ये कि जब बच्चा मदर वूम के अंदर होता है तो जो प्लेसेंटा होती है उसके थ्रू एंटीबॉडीज, जो मदर एंटीबॉडीज होती है वो प्लेसेंटा के What is placenta? सर ये तो इसमें है ही नहीं। बताओ। प्लेसेंटा Placenta, sir, वो it's like probably gonna be part of रट्टे बाजो इम्यूनिटी का। भाई ओ लेवल में पढ़ा था ना कि जो यूट्राइन लाइनिंग है मदर की प्लस एम्ब्रियोनिक विलाई जो उसके अंदर ऐसे फिट हो रहे थे। फर्स्ट करो यूट्राइन लाइनिंग है या एम्ब्रियोनिक विलाई वहां पर फिट है, तो वहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा है, दैट इज प्लेसेंटा। अच्छा चलिए। placenta. मुझे टांगे मारे हैं कि सर ये तो सिलेबस में ही नहीं था। Which cells do memory cells divide to make? which cells do memory cells divide to Make. which type of Which type of memory cells? cells? तो यार से एक ही बात है। नो नहीं, नो नहीं, are you talking about the B memory cells or the T memory cells? I'm basically talking about यार आप ओवरऑल बता दो यार। कह रहा है दोनों का बता। दोनों का बता दो। अच्छा दोबारा can you just repeat the question वो again? कह रहा है कि मेमोरी सेल्स डिवाइड होकर कौन से सेल्स बनाते हैं। कौन से सेल्स बनाते हैं? जी। अगर बी मेमोरी सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे तो फिर आगे प्लाज्मा सेल्स बनते हैं प्लस अपने जैसे और ऑर्गेनिज। अपने और जैसे बस और ये सवाल था। यही सवाल। यही सवाल। अच्छा अगर आप टी के बारे में पूछे तो मैं फिर वो अपने जैसे और टी सेल्स बनाते हैं। और एक्टिवेटेड टी सेल्स होते हैं और मेमोरी टी सेल्स। जी। What is the function of T lymphocytes? फंक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स वही होता है जब भी उनके साथ क्लोनल सिलेक्शन होती है, उनका जब शुरू होता है इम्यून रिस्पॉन्स होना, तो माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। उसके बाद फिर वो आपके पास जो टी किलर, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टी किलर सेल एंड द टी हेल्पर सेल। जो टी किलर सेल होता है वो अपने इन्फेक्टेड सेल्स को मारता है बाय, और वो किस तरह मारता है, साइटोटॉक्सिन्स केमिकल्स होते हैं जो कि रिलीज कराता है पंच होल करके इन द पैथोजन, और उसके थ्रू उसके तो रिलीज करता है। नॉट इन पैथोजन, इन बॉडी सेल। इन द बॉडी, यस, इन द बॉडी सेल, सॉरी, वो डायरेक्टली जिसमें पैथोजन छुपा हुआ है। पैथोजन छुपा होता है, यस। तो वो जो सेल जो अपनी एंटीजेनिक रिप्रेजेंटेशन करा रहा होता है वो उसके ऊपर जाके उसको उसके अटैच होता है और फिर वो एक्टिवेशन होती है। फिर वो जो एक्टिवेटेड किलर टी सेल्स होते हैं वो ये काम करते हैं, साइटोटॉक्सिन केमिकल्स के अंदर रिलीज कराते हैं, उसको डिमोलिश कराते हैं। या फिर जो कैंसर सेल्स होते हैं, अगर कैंसर सेल्स के बारे में सोचो वो किस तरह डैमेज करेंगे, ऑब्वियसली वो बनी जाएंगे और वो टिश्यू के डैमेज कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से ये भी एक रिस्पॉन्स करते हैं उसके खिलाफ, कैंसर सेल्स के साथ, ताकि उनको भी खत्म करते हैं और वो हमारे टिश्यू को डैमेज नहीं करते। जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो एक्टिवेटेड उसमें होते हैं, एक मेमोरी बन गए, एक एक्टिवेटेड होते हैं। जो एक्टिवेटेड होते हैं वो आगे साइटोकाइंस रिलीज कराते हैं जो कि हर अदर व्हाइट ब्लड सेल को जो है वो एक उसका इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कराता है, इनिशिएट। अच्छा ये टर्म पहले सर ने मेंशन की थी, व्हाट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी? ह्यूमरल इम्यूनिटी वही जिसमें आपके बी लिम्फोसाइट बेसिकली आगे प्लाज्मा सेल्स वो मेमोरी बी लिम्फोसाइट बनाते हैं और वो आगे एंटीबॉडीज। एंड व्हाट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी? स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक जहाँ एक खास एंटीजन के खिलाफ बन रही है चीज, वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गई, ठीक है। अच्छा मैक्रोफेग्स को पहले मेंशन किया था, हाउ आर मैक्रोफेग्स फॉर्म्ड इन द बोन मैरो? थ्रू स्टेम सेल्स। इसका स्टेम सेल्स जब डिवाइड होते हैं तो डिवाइड होने के बाद फिर वो मैक्रोफेज में जाते हैं, मैक्रोफेजेस बनते हैं, माइटोसिस से माइटोसिस। काफी अच्छा इनका मैच्योरेशन पॉइंट कहाँ होता है जो आपके फेगोसाइट्स होते हैं, मैच्योर कहाँ होते हैं? यानी ये ब्लड के अंदर ही मैच्योर होते हैं? जो न्यूट्रोफिल्स है ना, जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो तो आपके ब्लड में मैच्योर होते हैं, लेकिन जो आपके मैक्रोफेजेस हैं वो अपनी साइड पे जाके वो मोनोसाइट्स की फॉर्म में बनते हैं और अपनी साइड पे जाकर मैच्योर होते हैं।
So that's it. You're done with your questions. Yes. So I hope कि हमारी ऑडियंस को हमारी पॉडकास्ट अच्छी लगी होगी और ये इट्स अ फुल फ्लेज रैली है कि नहीं, जो इसको सुनेगा तो उसकी पूरी पूरी इम्यूनिटी की तैयारी हो जाएगी, रिलीजन हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रिवील पॉडकास्ट का आइडिया कैसा लगा। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक शाहजेब एंड माय डियर अमन कि ये आज आए और अभी मैं इनको मज़े मज़े की चीज़ें खिलाऊंगा नीचे लेके जाके। इंशाल्लाह। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वी आर गोइंग टू कवर सम अदर चैप्टर्स, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो ओवरऑल हाउ वाज इट, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा I शायद? think it was great. It was an honor to be. What was the academic impact? हाँ, एकेडमिक इम्पैक्ट था कि बेसिकली जब हम खुद तैयारी कर रहे होते हैं उसमें तो वो इतना इफेक्ट नहीं होता। अगर हम किसी को समझाते हुए कर रहे हो या मैं कोई क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आगे हम एक्सप्लेन करके समझाएं तो आई थिंक हमारी अपनी तैयारी भी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी। This is one of the best ways to prepare a topic, that prepare it as if like you are going to teach it to someone. Yes. And Aman, how was your experience when you were going to making 100 questions out of a chapter is a task in itself. Yes. This is like ये आपने मेथड इंट्रोड्यूस करवाए 100 क्वेश्चंस बनाने का या 80 क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बेसिकली ये इससे मेरे भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि सवाल बनाने में, अच्छा जवाब देने में तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, सवाल बनाने में भी आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। सो बॉयज, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर एंड आई होप यू लाइक आवर स्टूडियो सेटअप। यस, ठीक है, तो इंशाल्लाह अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी और चैप्टर के पॉडकास्ट पे।